दोस्तों क्लास 7 की हिस्ट्री की किताब का दूसरा चैप्टर है, जैसा कि आप इसके टाइटल से देख सकते हैं। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की बात होगी यहाँ पे। जब न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की बात होगी तो मैप पे मैं कुछ किंग्स और किंगडम्स के बारे को दिखाऊंगा आपको, खासकर चोलास के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बात होगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैप 1 है आपके सामने, जिसमें मेजर किंगडम्स दिखा रखे हैं। ये मेजर किंगडम 7th से 12th सेंचुरी के दौरान एग्जिस्ट करते थे। तो इसमें आपको गुर्जर प्रतिहाराज मिलेंगे। कहाँ मिल रहे हैं? ये रहे। फिर राष्ट्रकूटास मिलेंगे। देखिए कहां पे दिख रहे हैं आपको? ये रहे राष्ट्रकूटास। फिर पालास, चोलास, चहमनास। इन चहमनास को आप चौहान्स भी बोलते हो। तो पृथ्वीराज चौहान इसी डायनेस्टी का था। तो ये भी आपको यहां पे दिखेंगे। ओके, अच्छा, ये इन सारी चीजों की तरफ देखिए। फॉर एग्जाम्पल परमराज यहाँ दिख रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारास यहाँ दिख रहे हैं, चौहान्स यहाँ पे दिख रहे हैं, चंडेलास इधर दिख रहे हैं, और उनके चारों तरफ एक ये लाल रंग की ये लाइन है फ्रेंड्स। ये लाल रंग की लाइन को एज अ फ्लक्चुएटिंग बाउंड्री दिखा रखा है। यहाँ पे भी है ये लाइन, यहाँ पे भी है ये लाइन। एक्चुअली इस बाउंड्री को दिखा इसलिए रखा है कि फ्रेंड्स इनका जो आउटर फ्रंटियर था वो रेगुलरली चेंज होता रहता था। जो बाहर का फ्रंटियर था, जो इनकी बाउंड्री थी, वो रेगुलरली चेंज होती रहती थी। क्योंकि ये जो राजे रजवाड़े जो एक दूसरे के अगल बगल में थे, वो आपस में कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से लड़ रहे थे, और उस चक्कर में कभी कुछ इलाका कोई किसी का ले लेता था, कभी कुछ इलाका कोई किसी का ले लेता था। इसलिए कभी भी इनकी बाउंड्री फिक्स नहीं रहती थी, हमेशा इनकी बाउंड्री फ्लक्चुएटिंग रहती थी। ओके, तो इनके बीच में कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चलता था। ओके, 7th सेंचुरी में बहुत सारी नई डायनेस्टीज आई, उनमें से कुछ डायनेस्टी मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो एट वन पॉइंट और द अदर 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में रही है। कब रही है, कितनी रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा। हो सकता है कुछ चीज आपको इस चैप्टर में ना पता चले, लेकिन फिर भी आप अगर मेरी मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, वहां पे मैं अपडेट करता रहूंगा। अब बात करते हैं द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। देखिए भाई, 7वीं सेंचुरी की आते आते बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स आ गए थे कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन पे। लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स, देखिए जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो वॉरियर चीफ्स थे, ये बहुत बड़े राजा नहीं थे, ये छोटे छोटे एरिया में ऑपरेट करते थे, बट अपने एरिया में ये काफी ताकतवर हो गए। तो होता यह था कि जब सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे कोई किंग जीतता था, यानी एक बड़े इलाके में के सेंटर को अगर कोई किंग हथियाता था, तो वो ये जो लोग थे ना, जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स को, इनको अपना सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट कर देता था, अपना सामंत अपॉइंट कर देता था। सामंत को अपॉइंट करके दो चीजें होती थी। एक तो ये जो बड़ा किंग था, वो इन लोगों से बिना मतलब लड़ाना नहीं चाहता था, इन सामंतों से, क्योंकि सामंत भी ताकतवर थे। और ये किंग्स चाहते थे जो सेंट्रल में बैठे थे कि ये सामंत इनकी ताकत बन जाए। ताकत कैसे बनेंगे? कि भाई ये सामंत अपने इलाके में अपने हिसाब से राज करते रहेंगे, किंग उसमें इंटरफियर नहीं करेगा, और समय समय पे ये सामंत गिफ्ट्स और बहुत सारे पैसे लेके आके इन किंग्स को देंगे। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया था कि किंग का सेंट्रल कोर्ट हुआ करता था, वहां पे राजा एक हुआ करता था, उसके कोर्ट में बहुत सारे सामंत आके बैठते थे। तो वो सामंत उस किंग के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, उसको मिलिट्री सपोर्ट देते थे जब उसको जरूरत पड़ती थी, और बदले में वो अपने इलाके में राज करते थे। ठीक है, तो किंग उसमें फालतू में इंटरफेरेंस नहीं करता था। अब हुआ ये कि जैसे जैसे ये सामंत ज्यादा ताकतवर होते गए, जैसे जैसे इनके पास दौलत ज्यादा आती गई, इन्होंने अपने आप को महासामंत डिक्लेयर किया, महामंडलेश्वरा डिक्लेयर किया। महामंडलेश्वरा का मतलब होता था ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रीजन। ठीक है, और कभी कभी तो इन्होंने बोला कि भाई कोई किंग नहीं, मैं ही किंग हूं। ठीक है, तो शुरुआत में ये जो सामंत, जो लैंडलॉर्ड्स जो बहुत बड़े हो गए थे, ये मिलिट्री चीफ जो बहुत बड़े हो गए थे, पहले तो इन्होंने किंग की सुजरैनिटी को माना, किंग के राज को माना। लेकिन जब ये खुद बहुत बड़े हो गए तो उन्होंने बोला कौन किंग? भाई मैं किसी किंग को नहीं जानता, अब मैं ही राजा हूं। और ये चीज ना केवल एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिली है, ये मीडियल हिस्ट्री में भी देखने को मिली है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिली है। हालांकि मीडियल हिस्ट्री से ये एकदम क्लियर कट दिखना आपको शुरू हो जाएगी ज्यादातर केसेस में। ये जो आपको पोर्ट्रेट दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, पिक्चर ये फिगर में, ये एक्चुअली वॉल रिलीफ है फ्रॉम केव एलोरा। ठीक है, यहाँ पे विष्णु को एज नरसिम्हा दिखा रखा है, नरसिम्हा मैन लॉयन। इट इज अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स में लिख लीजिए फ्रेंड्स कि विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लॉयन, ये कौन सी केव पेंटिंग्स में दिखती है? तो एलेरा केव पेंटिंग्स में दिखती है। ये केव 15 ऑफ द एलोरा में मिलती है। इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपके यूपीएससी प्रीलिम से पूछे जाते हैं। यूपीएससी में 2-3 साल पहले एक सवाल पूछा गया था कि बोधिसत्वा पद्मपानी, बोधिसत्वा पद्मपानी, भाई ये कौन से केव में मिलती है ये पेंटिंग? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, ज्यादातर लोगों को पता होगा आपको। ओके, फिर भाई ये जो
छोटे छोटे ओवरलॉर्ड्स थे, जो मिलिट्री चीफ्स थे, जिन्होंने अपने आप को दूसरों से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसका एक इंस्टेंस डेक्कन रीजन में, साउदर्न इंडिया रीजन में आपको राष्ट्रकूटास के फॉर्म में मिलता है। राष्ट्रकूटास अभी हमने ऊपर मैप में देखा था, आपके सामने किताब अगर खोले तो आप वहां खोल के देखिए, अपने सामने उस मैप को खोल के रखिए, आसानी रहेगी। तो शुरू शुरू में क्या था कि ये जो राष्ट्रकूटास थे, चालुक्यास ऑफ कर्नाटका के सबऑर्डिनेट थे। अब देखिए फ्रेंड्स, चालुक्यास बहुत अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे चालुक्यास ऑफ कर्नाटका के ये सबऑर्डिनेट थे। मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो दंती दुर्गा था, दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा का चीफ था, उसने चालुक्य डायनेस्टी के आखिरी रूलर को ओवरथ्रो करके अपने आप को गद्दी पे बैठा लिया, और उसने लिटरली एक रिचुअल किया जिसको बोला था हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा मतलब एक गोल्डन वॉर्म, सोने का वॉर्म, वॉर्म मतलब जहां से बच्चा निकलता है। ओके, तो जब ये रिचुअल हुआ, और ये रिचुअल ऑब्वियसली बात है उस समय में जो भी रिचुअल होगा वो ब्राह्मण्स की प्रेजेंस में होगा, तो यहां पे क्या किया गया कि वॉस ये जो आपका दंती दुर्गा चीफ था, राष्ट्रकूटा चीफ, he was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a क्षत्रिय, even he was not one by birth। यानी कि जो दंती दुर्गा था, बाय बर्थ ये क्षत्रिय नहीं था, बट ये क्षत्रिय बनना चाहता था, क्योंकि इसको राज करना है तो क्षत्रिय बनना ठीक रहेगा। तो इसने क्या किया कि हिरण्यगर्भा यज्ञ कराया, और हिरण्यगर्भा यज्ञ में ऑब्वियसली बात है आहुति चढ़ाएगा, और आहुति चढ़ाने के बाद ब्रह्मनाज इसको प्रोनाउंस करेंगे काफी सारे मंत्र पढ़ने के बाद कि भाई अब तुम क्षत्रिय हो। तो इस तरीके की काफी चीजें उस समय पे चला करती थी। जो ताकतवर लोग होते थे वो चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते थे कुछ भी करके। और हम देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे ऐसे आदमी जो कि इंटरप्राइजिंग फैमिलीज से थे। इंटरप्राइजिंग फैमिलीज वो फैमिलीज जो कुछ अलग कर सकती हैं, बाकियों से नॉर्मल से कुछ अलग कर सकती हैं। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स को प्रयोग करके नए नए किंगडम बनाए। तो इसमें कादम्बा डायनेस्टी का एक मयूर शर्मन था, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक हरिचंद्र था। ये शुरू में ब्राह्मण्स थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण प्रोफेशन को छोड़ के पूजा कराना और ये जो यज्ञ हवन कराने वाले प्रोफेशन को छोड़ के आर्म्स उठाए, वॉर्स लड़े और अपने किंगडम्स को स्टैब्लिश किया। कर्नाटका में स्टैब्लिश किया मयूर शर्मन ने, और राजस्थान में स्टैब्लिश किया हरिचंद्र ने। ओके, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स की बात करेंगे। तो भाई ये जो नए किंग बैठे, नए नए जब ये गद्दी पे बैठे, इन्होंने भैया खतरनाक खतरनाक टाइटल लिए। बोला महाराज धीराज हूं मैं, मतलब ग्रेट किंग हूं मैं, ओवरलॉर्ड हूं मैं किंग्स का, मतलब मेरे सामने जो नीचे छोटे छोटे इलाकों में जो लोग राजा हैं उनका भी मैं लॉर्ड हूं। फिर इन्होंने बोला कि मैं त्रिभुवन चक्रवर्तीन हूं, मैं तीनों दुनियाओं का बादशाह हूं, स्वर्ग का भी बादशाह हूं, धरती का भी बादशाह हूं, पाताल का भी बादशाह हूं। लेकिन इन सब क्लेम्स के बावजूद भी इनको पावर सामंता के साथ शेयर करनी पड़ती थी। सामंता के साथ भी शेयर करनी पड़ती थी, पीजेंट के साथ भी शेयर करनी पड़ती थी, ट्रेडर्स के साथ भी शेयर करनी पड़ती थी, ब्रह्मनास के साथ भी शेयर करनी पड़ती थी। मैं एक एक करके बताता हूं इन सबके साथ इनको पावर क्यों शेयर करनी पड़ती थी। ब्रह्मनास के साथ इनको पावर इसलिए शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि भैया ये जो ब्राह्मण है ये है धर्म के ठेकेदार। तो अगर कोई यज्ञ होगा तो उस यज्ञ में इन ब्राह्मण्स को आके बोलना भी है, और ब्राह्मण्स ने पहले ही अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था कि भैया कास्ट हिरार्की में सबसे ऊपर है, तो इनके साथ बना के रखनी है। ब्राह्मण तो क्षत्रिय को ऊपर रहना है, तो ब्राह्मण के साथ बना के रखनी है। सामंतास के साथ बना के क्यों रखनी है? सामंतास के साथ भाई बना के इसलिए रखनी है क्योंकि अगर मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो यही सामंत आके मिलिट्री सपोर्ट देंगे, यही सामंत तो गिफ्ट लेके आएंगे हमारे सेंट्रल कोर्ट में, हमारे टैक्सेस लेके आएंगे। ट्रेडर्स के साथ बना के क्यों रखनी है? क्योंकि ट्रेडर्स बाहर से जाके महंगा महंगा सामान, अच्छी अच्छी चीजें उस राज्य की इकोनॉमी को मेंटेन करने में मदद करेंगे। और पीजेंट्स, चूंकि पीजेंट्स एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को पैदा करेंगे, तो उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो उन पे भी डिपेंडेंट थे। तो भले वो महाराज धीराज थे, बट महाराज धीराज होने के बावजूद भी बहुत से लोगों पे ये लोग डिपेंडेंट थे। इन सारे जो स्टेट्स में जो रिसोर्सेज आते थे वो कहां से आते? तो भाई पीजेंट्स से आएंगे। जो फार्मर्स आएगा वो भाई धान फसल खेती पैदा करेगा, उससे रिसोर्सेज आएंगे। आर्टिसंस है तो आर्टिसंस भाई अपना कुछ मास्टरपीस बनाएंगे, कुछ स्कल्पचर बनाएंगे, कुछ पेंटिंग बनाएंगे, कुछ मिनिएचर्स बनाएंगे। फिर कैटल कीपर्स की बात करो आप, तो भैया जो लोग भेड़ बकरियों को देखते थे तो उससे मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, मीट आएगा, तो इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती थी, तो इनसे इनको मिलता था रिसोर्स। ओके, तो बेसिकली ये जो पीजेंट, ये कैटल कीपर्स, ये आर्टिसंस, इनके पास जो कुछ भी कला थी उस कला से जो कुछ भी बनाता, जैसे पीजेंट्स धान पैदा करते थे, कैटल कीपर के पास कैटल था तो उससे मिल्क या मीट मिलेगा। तो जो कुछ भी ये पीजेंट्स, कैटल कीपर्स और आर्टिसंस पैदा करते थे उससे थोड़ा बहुत हिस्सा या तो पहले इनको मना के ले लिया जाएगा या जबरदस्ती इनसे छीन लिया जाएगा एज अ टैक्स और रेंट बोल लीजिए। कौन छीनेगा? ये वो लॉर्ड छीनेगा जो उस लैंड को ओन करता है। मैंने बताया ना कि एक किंग सबसे ऊपर है, उसके नीचे बहुत से सामंत है, और ये सामंत अपने अपने इलाके में करेंगे वसूली।
तो इस तरीके से वसूली करते थे। उसी तरीके से जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करने का टैक्स भरते थे, उसको आप रेवेन्यू बोल सकते हो। अब भाई यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर है, ये फैक्टर भाई चोला के टाइम का है, 400 टैक्सेस करके ये है। देखिए चोलास के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, चोला ने तमिलनाडु के और आसपास के स्टेट्स के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया है। उन्होंने कितने हिस्से पर राज किया है वो अभी हम थोड़ी देर में एक फिगर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो देखिए तमिलनाडु में वो राज करते थे चोलास। चोलास के पास भाई टैक्सों के लिए 400 अलग अलग शब्द थे मतलब 400 अलग अलग तरीके के टैक्स ये चोल लगाते थे। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स है वो है वेती। वेती में क्या है कि कुछ लोग लेबर करेंगे, लेबर करके टैक्स को पूरा करेंगे, कैश देने की जरूरत नहीं, वो लेबर करके टैक्स को पूरा करेंगे। एक होता था कदमाई। कदमाई सबसे कॉमन होता है भाई लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो रेवेन्यू आएगा, जो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आएगा वो हो जाएगा कदमाई। फिर भाई थैचिंग ऑफ द हाउस पे भी टैक्स था। थैचिंग ऑफ द हाउस की मतलब आपके मिट्टी के हाउसेस के ऊपर, उस समय तो मिट्टी के हाउसेस, तो आपके मिट्टी के हाउसेस के ऊपर आपने झाड़े लगा ली, थैच लगा लिया, घासें लगा ली अपने आप को ढकने के लिए, तो उस पर टैक्स दो। फिर अगर आप पाम ट्रीज पे सीढ़ी लगा के चढ़ते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पिताजी या फिर आपके परदादा के पास कोई फैमिली प्रॉपर्टी और उस फैमिली प्रॉपर्टी को आप बिक्वीत कर रहे हो, अपने नाम पे कर रहे हो, तो उस पर आप एक सेस दोगे। तो इस तरीके के बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे दोस्तों उस समय पे। चोला के एम्पायर के टाइम पे इतने ज्यादा टैक्सेस अब की डेट में नहीं लगते हैं, जैसे घर वगैरह बनाने पे आज की डेट में टैक्सेस नहीं है। उस समय तो थैचिंग ऑफ द हाउस पे भी आप टैक्स लगा रहे हो, इरिगेशन पे भी टैक्स लगा रहे हो, आज की डेट में इरिगेशन पे टैक्स नहीं है। तो टैक्सों के मामले में चीजें आज की डेट में बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी। उस समय पे तो जो रूलर होते थे, जो आका होते थे, जो राजा होते थे, जो सो कॉल्ड महाराज धीराज होते थे, उनका जो मन करता था वो करते थे भाई। कोई लगाम तो है नहीं, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं कि कोई वोट पड़ रहा है, जिसकी एक तलवार में दम है वो राजा बन गया। तो इस टैक्सों से जो भी रिसोर्सेज आया करते थे उससे किंग के एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे चलते थे। और चोला अंपायर में किंग के एस्टेब्लिशमेंट का एक मेजर खर्चा था कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। हालांकि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाकी रूलर्स ने भी करवाए, लेकिन चोलास ने तो गदर तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स करवाए। फिर बाकी सारे जो रूलर्स थे वो फोर्ट्स बनवाते थे। फोर्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई कैपिटल सिटी है, एक सिटी से आप राज कर रहे हो, तो इस सिटी के चारों तरफ आप एक बड़ी सी दीवार से सिटी को घेर दोगे, तो ये है फोर्ट। इसको आप फोर्टिफिकेशन भी कह सकते हो। तो उस फोर्ट्स के अंदर आप सेफ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी झांसी घूमने गए हो दोस्तों और झांसी के किले में गए हो, रानी झांसी का वो किला है, तो जब भी आप झांसी में झांसी के किले को देखने जाओगे तो आप ये देखोगे कि भाई वो जो झांसी का किला बना हुआ है ना वो बहुत एलिवेशन पे बना हुआ है। आप प्लेन एरिया से झांसी के जब किले की तरफ जाओगे, ऊंचाई पे एक पहाड़ से पे बना हुआ है और उस किले के भी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है। तो मतलब कि ये फोर्ट्स कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि अगर चारों तरफ से कोई अटैक कर रहा होगा तो ये जो फोर्ट के ऊपर जिसका कब्जा है उसको एक नेचुरल एडवांटेज होगा अपने एनिमी के अगेंस्ट में। तो इतनी आसानी से फोर्ट्स की दीवार को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। ऊपर से तीरंदाज खड़े रहेंगे तोप लेके, तो नीचे से आप कैसे आओगे। हालांकि उस जमाने में तोप नहीं थी, तो सॉरी फॉर दैट, गन पाउडर इस समय नहीं आया था। चोला की बात हो रही है यहाँ पर। फिर ये जो रूलर्स हुआ करते थे उस समय के, वो भैया आप कह सकते हो कि जंग लड़ा करते थे, और जंग लड़के जो लूट का माल होता था वो लूट का माल ऑब्वियस सी बात है इनकी कमाई हो जाती थी, एक तरीके का टैक्स मान लीजिए। फिर अगर लैंड के रूट से कोई आ रहा है तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाया करते थे। तो इस तरीके से इनके तरीके थे भाई टैक्स करने के। ये जो फंक्शनरीज थे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, ये इन्फ्लुएंशियल फैमिली से रिक्रूट किए जाते थे और फैमिली के लिए वो पोस्ट कर दी गई थी हेरिडिटरी, मतलब बाप की पोस्ट बेटा संभालेगा, बेटे की पोस्ट उसका बेटा संभालेगा। आर्मी के लिए भी ये चीज सही थी। किंग के जो क्लोज रिलेटिव्स थे ना, और किंग्स के जो नॉबल्स के जो क्लोज रिलेटिव्स थे ना, सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट इनके पास चली जाती। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर सारी इंपॉर्टेंट पोस्टें इनके पास चली जाएंगी तो भाई टैलेंट तो रह ही नहीं गया ना, फिर टैलेंट को तो आप उठा ही नहीं सकते यहाँ पे। तो इस तरीके से चीजें उस समय पे चला करती थी। अब हम बात करेंगे प्रशस्तीज की, लैंड ग्रांट्स की। देखिए प्रशस्तीज मैंने आपको बताया कि भाई जो किंग्स के पोएट वगैरह हुआ करते थे भैया अपने किंग की तारीफ में बड़ी बड़ी पोएमें लिखा करते थे। अब वो जो पोएमें होती थी वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रावेगेंट होती थी, उसमें कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही होती थी, कह सकते हैं ना। तो वो हमेशा सच नहीं मानी जा सकती, दे आर नॉट लिटरली ट्रू। एक्चुअली में उस प्रशस्ति में जो लिखा होता था ना, वो आप उस आइडियल को समझ सकते हो कि एक किंग अपने आप को किस तरीके से दुनिया को दिखाना चाहता है, वो उस प्रशस्ति में लिखा रहता था। इसलिए प्रशस्ति में जो कुछ भी लिखा है उसको हम सही मान नहीं सकते। ज्यादातर किंग्स अपने आप को भैया बहादुर और विक्टोरियस लड़ाका दिखाना चाहते थे। असल में ये अपने सामंतों पे भी डिपेंडेंट थे, अपने कह सकते हैं पीजेंट ग्रुप्स पे भी डिपेंडेंट थे, ट्रेडर्स पे भी डिपेंडेंट थे, इन सब पे डिपेंडेंट थे ये लोग। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रशस्ति को लिखता कौन था? ब्राह्मण्स लिखते थे। ब्राह्मण्स तो भैया खींच खींच के प्रशस्ति लिखते थे। क्यों लिखते थे?
क्योंकि भैया ब्रह्मंस प्रशस्ति लिखेंगे, राजा खुश हो जाएगा, राजा फिर इनको दान में कुछ देगा। तो भाई अपने सोने का हार उठा के दे देगा, या फिर अशर्फियां, जो कि अशर्फियां सॉरी मैं मजाक में बोल रहा हूँ, उस समय पे जो भी करेंसी चलती होगी वो दे देगा। तो ये ब्राह्मण्स भी, चूंकि ये आप कह सकते हैं कि उस सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम वाली सोसाइटी में ब्राह्मण टॉप पे थे, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे थे, तो ऑब्वियसली बात है ब्राह्मण्स को लगता था कि भाई क्षत्रिय से बना के रखो, राजा राजा से बना के रखो, तो हम भी एक लग्जूरियस लाइफ जिएंगे। ओके, तो ये ब्राह्मण्स कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी राजा की मदद करते थे। अब यहाँ पे है द अचीवमेंट्स ऑफ नाग भट्ट। यहाँ पे हम कुछ बातें देखेंगे कि भैया देखिए बहुत सारे रूलर्स का डिस्क्रिप्शन है प्रशस्तिज में। यहाँ पे लास्ट ईयर आपने गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखी थी। एक और प्रशस्ति जो कि संस्कृत में लिखी गई और ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली है, जो कि नाग भट्ट के बारे में बताती। नाग भट्ट एक गुर्जर प्रतिहार किंग था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द किंग्स ऑफ आंध्रा, सैंधवा, विदर्भ एंड कलिंगा फेल बिफोर हिम इवन ही वाज अ प्रिंस। मतलब वो भैया प्रिंस बना, उससे पहले प्रिंस मतलब राजा का बेटा, और राजा ने उससे बोला कि ये प्रिंस बाद में राजा बनेगा, तो इससे पहले ही ये सारे राजा उसके सामने गिर गए। ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध, ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, अनर्त, मालवा, किरत, तिरुक्षा, वत्स, मत्स्य, मतलब सबको उसने हरा दिया। मतलब इतना ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे प्रयोग होता था, हद से ज्यादा इनकी तारीफ होती थी। तो आप कह नहीं सकते कि भैया सब चीजें सही थी। और ऑलमोस्ट सारे ही रूलर्स ने अपनी प्रशस्ति लिखाई और सारे रूलर्स को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। फिर ये जो किंग्स होते थे ये अक्सर कर ब्राह्मण्स को भैया ग्रांट ऑफ लैंड देते थे। तो भैया ये लोग क्या थे, जैसे नहीं शहंशाह बैठ गए गद्दी पे और बांटना शुरू कर दिया, हाँ भाई तुमने मुझे खुश किया तुमको इतना, हाँ भाई तुमने मुझे खुश किया तुमको इतना। तो भाई ब्राह्मण्स थे तो ब्राह्मण्स तो इनके लिए प्रशस्ति लिखा करते थे, प्रशस्ति में मार इनकी तारीफ लिखते थे वो। तो उस चक्कर में इन राजाओं ने इन ब्राह्मण्स को ग्रांट ऑफ लैंड दे दिया, और ग्रांट ऑफ लैंड जो दिए गए उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई प्रॉपर प्लेस्ट पे। ये एक ऐसा ही फिगर है, देखिए फिगर 2, दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th century, written partly in Sanskrit and partly in Tamil. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document. मतलब ये जो रिंग है ऊपर की तरफ, इस पे एक रॉयल सील है और इस कॉपर प्लेट्स पे लिखा हुआ है कि भाई इस राजा ने इस ग्रुप ऑफ ब्राह्मणास को ये लैंड दे रखा है। और जब ये लैंड देते थे ना फ्रेंड्स, तो सब कुछ दे देते थे उनको। क्या क्या देते थे जब ये लैंड देते थे उन ब्राह्मणास को, वो आपको यहां पता चलेगा। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। तो भाई तमिल सेक्शन में एक लैंड दिया गया था चोलास के द्वारा, उसके बारे में लिखा हुआ, वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. मैं आपकी हिंदी समझाऊंगा उसको थोड़ी देर में। This is what the land contains: fruit, trees, water, land, gardens, orchards. ये पूरा पढ़ लीजिए आप। He who receives the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fines, the tax on metal leaves, woven cloth, vehicles, etc., etc. He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. It's necessary. He can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. मतलब जब एक राजा ने, चोल के राजा ने जब ब्राह्मण को लैंड दे दिया, तो उसके बाद उसने लिखा कि भाई इस लैंड की प्रॉपर बाउंड्रीज डिमार्केट की जाएंगी और उसके बाहर एम्बैंकमेंट लगाए जाएंगे, थॉर्नी बुशेस लगाई जाएंगी, जिससे पता चल सके कि भाई ये जो लैंड है ना वो इस ब्राह्मण को अब दे दिया गया है। और उस लैंड पे होता क्या क्या था, तो भाई फ्रूट देने वाले ट्रीज होते थे, पानी मिलते था, लैंड मिलता था, गार्डन, ऑर्चर्ड, भाई कुएं मिलते थे, पेड़ मिलते थे, ओपन स्पेस, पास्चर लैंड जहां पे जाके जो कैटल है वो चर सकती है, एंड हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, डिचेस, रिवर्स, सब कुछ मिलता था। मतलब पूरा का पूरा लैंड की मिल्कियत दे दी उसको, मिल्कियत छोड़ के पूरा ही लैंड दे दिया उसको। ठीक है, सब कुछ उसको मिल गया। मिल्कियत में तो आप कह सकते हो कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो मिल्कियत होती है, बट यहाँ पे तो लैंड पे एब्सोल्यूट कंट्रोल दे दिया। और एब्सोल्यूट कंट्रोल का सबसे मेजर चीज क्या थी भैया, आप इससे टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो। तो जितने तरीके के टैक्स हैं आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अब सोचिए जो ब्राह्मण वाले जो जिसको मिला होगा, जिस ब्राह्मण को, वो तो अंटसंट कोई भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है। वो तो भाई वहां पे पास्चर लैंड्स हैं, तो कोई भाई किसी के पास 10 भेड़ हैं, वो अपने भेड़ को अगर उस पास्चर में जाके घास चरा रहा है तो उससे बोलेगा मेरे को पैसे दे, तेरी कैटल मेरे लैंड से घास चर रही है। तो इस तरीके की चीजें थी, किसी भी तरीके का टैक्स बना के ये लोग मांग सकते थे और ये लैंड इनको हमेशा के लिए दे दिया जाता था। समझ गए आप लोगों। तो इस तरीके की बहुत से लैंड ग्रांट बाद में हुए हैं, और जिन जिनको ये लैंड ग्रांट्स मिले थे, जब ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए तो ये भी एक लोकल लेवल पे लॉर्ड हो गए या बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए उस एरिया के। यहाँ पे आपको पूछना है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। तो भैया रिवर्स की बात कर रखी है, वेल्स की बात कर रखी है, पता नहीं कितनी तो चीजों की बात कर रखी है, आप देख सकते हैं। ओके, फिर आगे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long संस्कृत पोएम
containing the history of kings who ruled over Kashmir। तो भैया 12th सेंचुरी में एक बड़ी लंबी सी संस्कृत पोएम लिखी गई थी जिसमें कश्मीर पे राज करने वाले किंग्स की हिस्ट्री लिखी हुई थी। थोड़ी सी अनयूजुअल थी ये एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि इसको कंपोज किया था एक ऑथर कल्हान ने। उसने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल किया था, जैसे इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस, अर्लियर हिस्ट्रीज का इस्तेमाल। और ये जो लिखा था ना इस कल्हान ने, ये अनयूजुअल इसलिए था क्योंकि ये प्रशस्ति नहीं थी। यानी ये जो किंग्स का अकाउंट लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली नॉट प्रशस्ति। ये इसने रूलर्स को क्रिटिसाइज भी किया उनकी पॉलिसीज के लिए। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे रूलर्स का नाम इसने उनके मरने के बाद लिखा है, तो मरने के बाद जब आप किसी रूलर का नाम लिखोगे तो उससे आपको कोई फायदा तो देखिए मिलेगा नहीं, तो वहां पे आप उसके सही या गलत को सेग्रीगेट कर सकते हो। वैसे नॉर्मल प्रशस्ति में क्या होता है कि भैया किंग सामने बैठा है और आप उसकी प्रशस्ति लिख रहे हो, तो प्रशस्ति में गलत चीज तो ना लिख दोगे यार, ठीक है? वो आप उसकी तारीफ ही लिखोगे, चूंकि आपको उससे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, आप उससे बिगाड़ नहीं सकते अपनी, तो जो झूठ होगा वो भी लिख दोगे। समझ गए दोस्तों? तो याद रखिएगा, कल्हाड़ा ने जो अकाउंट लिखा है उसमें उसने क्रिटिसाइज भी किया है कश्मीर के रूलर्स को उनकी पॉलिसीज के लिए, हर जगह तारीफ नहीं लिखी, कहीं कहीं पे जो अच्छी चीज है वो भी उसने मेंशन की है। अब वेल्थ के लिए वॉरफेयर की बात करते हैं। ओके, you may have noticed that each one of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये तो मैंने पहले बताया कि भाई ये लोग एरियाज के पीछे लड़ते रहते हैं, तो ये तो कॉमन फिनोमिना था। अगल बगल के एरियाज पे रेगुलरली अटैक करते रहेंगे, उनको ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था उस समय का, गंगा वैली में एक जगह है कन्नौज, वो उस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। यहां दिख रहा है आपको एक कन्नौज, ये रहा देखिए। तो इस पे कब्जा करने के लिए भाई काफी लड़ाइयां होती थी। तो 100 साल तक भाई इस कन्नौज पे कब्जे के लिए गुर्जर प्रतिहार के रूलर्स, राष्ट्रकूटा के रूलर्स और पाला डायनेस्टी के रूलर्स ने भाई बहुत लड़ाइयां की। और एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चला था, ना केवल कन्नौज के लिए और इलाकों के लिए एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चला था, जिसको हिस्टोरियंस बोलते हैं, बहुत लंबे समय के लिए चला था। ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पता है किन 3 पार्टियों में था? ये थे राष्ट्रकूटा पार्टी, पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि भाई ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कौन सी 3 डायनेस्टीज के बीच में होता था, तो ये अपने नोट्स में लिख लीजिए। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है वो तो मैं आपको बताता चाह रहा हूं, जो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं उसको भी अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट करते चलिए। नहीं तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है इन किताबों की, तो आप एक काम कर सकते हैं कि हाइलाइटर से मार्क करते हुए चलिए। फिर एज वी विल सी, ये 62 से 66 में हम लोग देखेंगे कि भैया जो रूलर्स थे अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपने रिसोर्सेस को फ्लॉन्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। और खास बात ये होती थी कि टेम्पल जब ये बनवाने लगे तो टेम्पल एक राज की ताकत का सिंबल हो गया। तो उस राज की ताकत को अगर गिराना है किसी जंग के समय, तो जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अटैक करेगी तो दूसरी पार्टी के टेम्पल्स को सबसे पहले वो अटैक करेगी, सबसे पहले उनको कब्जाने की कोशिश करेगी। कहीं भी कभी तो उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर अगर अपने एरिया में ले लिया तो डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली उस रूलर के दिमाग पे डिपेंड करेगा जो अटैक कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पागल आदमी था जिसका नाम था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। 997 से लेके 1000 एडी तक इसने राज किया। बहुत सारे पार्ट्स पे, सेंट्रल एशिया के बहुत एक्सटेंडेड पार्ट्स पे उसका राज था। ईरान में, फिर सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी उसका राज था। भैया वो हर साल इंडिया में आके अटैक करता था, और उसका अटैक होता था वेल्दी टेम्पल्स पे। उसको पता होता था कि इन टेम्पल्स पे बहुत सोना जड़ा है। सोमनाथ गुजरात पे उसने अटैक किया था। सोमनाथ की खास बात है दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है कि इस टेंपल के जस्ट पीछे की तरफ समुद्र है। तो जब आप इस सोमनाथ टेंपल पे जाके खड़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जस्ट पीछे टेंपल है। बहुत ही पिक्चर्स क्यों लगता है ये। तो सोमनाथ के भाई पूरा टेंपल ही सोने का बना था, और जब ये पर्सन इस सुल्तान महमूद ने यहाँ पे अटैक किया तो ज्यादातर वो सोना उसमें से उखाड़ के ले गया। आज भी अगर आप सोमनाथ टेंपल में जाएंगे तो आपको बहुत जगहों पे सोना जड़ा हुआ नजर आएगा। पहले ये सोना था पर उसको उखाड़ लिया। और जो कुछ भी सुल्तान महमूद ने लूटा भाई वो अपने साथ ले गया, और गजनी में जाके उसने अपनी सिटी में लगाया। वहां पे उसने बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कराया। यहां से वो काफी कुछ लूट के लेके गया। ठीक है, सुल्तान महमूद ये जो था ये बिल्कुल भी बैल नहीं था, ये कुछ हल्का फुल्का ये इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी जानना चाहता था। इसलिए एक स्कॉलर था अल बरूनी नाम का। अल बरूनी नाम के स्कॉलर को सुल्तान महमूद ने काम दिया कि तुम एक किताब लिखो और उस किताब में ये जो जगह जिसको हमने कॉन्कर किया इसके बारे में बताओ। तो ये जो किताब लिखी ना अल बरूनी ने, इसका नाम था किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद में इंडिया के बारे में बहुत
ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। इस किताब को लिखते वक्त इस अल बिरूनी ने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर से भी बात की थी। अच्छा, बहुत सारे लोग और लड़ाई करते रहते थे, तो भाई वॉरफेयर की जब बात आती तो चहमनास की बात तो आएगी, चौहान की बात तो आएगी ही। भाई दिल्ली और अजमेर के इलाकों में इनका राज था कि बहुत ही आप कह सकते थे कि ब्रेव लोग थे उस समय के। ये अपना वेस्ट में कंट्रोल एक्सपेंड करना चाहते थे, ईस्ट में भी कंट्रोल करना चाहते थे, तो ये रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे चालुक्यास ऑफ गुजरात के साथ, गहदवालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के साथ। जो सबसे फेमस चहमना रूलर था वो था भाई पृथ्वीराज थ्री, जो 1168 से 1192 तक था। उसकी सुल्तान मोहम्मद गोरी से लड़ाई हुई थी। सुल्तान मोहम्मद गोरी का अफगान शासक था जो कि लूट मार के लिए इंडिया आया था। मोहम्मद गोरी से जब उसकी लड़ाई हुई 1191 में, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा के माफ करके वापस भेज दिया। अगले ही साल मोहम्मद गोरी वापस आया, उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा के उसको मार दिया। अब ये मारने की जो स्टोरी है ये थोड़ी अलग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से वेरी करती है। इसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए जो चोलास थे इनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे टाइटल ही है अ क्लोजर लुक द चोलास। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे राजे रजवाड़े दिख रहे हैं। मैप 2 है द चोला किंगडम एंड इट्स नेबर्स। यहाँ पे आपको काकातिया डायनेस्टी दिख रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूरे चोलास नजर आ रहे हैं। ऊपर यादवाज हैं, चालुक्यास हैं, कादम्बाज हैं। यहाँ पे एक समय पे कह लीजिए कि जितना भी आपका रेड पोर्शन के अंदर इलाका रह रहा था ना फ्रेंड्स, ये एक समय पे पूरा पूरा आपका चोला के कंट्रोल के अंदर आ गया था। तो इसीलिए इसका टाइटल है फ्रॉम उरायूर टू थांजावुर। अब बात की जाए कि भाई ये चोला पावर में कैसे आए, तो एक माइनर चीफली फैमिली थी। माइनर चीफली मतलब एक छोटे से चीफ की फैमिली थी जिसका नाम था मुत्तरायार। मुत्तरायार की पावर थी कावेरी डेल्टा में। ये जो मुत्तरायार थे ये पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम के सबऑर्डिनेट थे। अब ये जो विजयालया था, ये विजयालया बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिलीज ऑफ चोलास फ्रॉम उरायूर। इस विजयालया ने क्या किया, ही कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरायार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। तो ये जो मुत्तरायार नाम की चीफली फैमिली थी ना, इससे ये डेल्टा छीन लिया तब इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। और उसके बाद इसने एक टाउन बनवाया जिसका नाम था थांजावुर, और एक टेंपल बनाया गॉडेस निशुंभ सुधनी के लिए। देखिए ये जो थांजावुर नाम की जगह है बहुत ही प्यारी जगह है तमिलनाडु में, ठीक है। मैं यहाँ पे गया हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर और बड़े बड़े भाई मैग्नानिमस टेम्पल्स वहां पे बने हुए हैं। हाँ गर्मी बहुत पड़ती है थांजावुर में, बस ये एक छोटी सी इसकी प्रॉब्लम है, नहीं तो बहुत ही प्यारी ये जगह है थांजावुर। देखिए यहाँ दिख रहा है मैप में आपको थांजावुर, और ये उरायूर करके वो जगह थी जो कि किसके अंदर में थी, मुट्टारायार के अंदर में। और मुट्टारायार से कब्जा किसने ली, विजयालया ने। फिर विजयालया के जो बाद के सक्सेसर्स आएंगे वो अगल बगल के इलाके पे कब्जा करना शुरू करेंगे। धीरे 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 किंगडम बढ़ना शुरू होगा अपने साइज में भी, और साइज के साथ क्या बढ़ेगा, इसकी ताकत बढ़ेगी। जो इसके आसपास टेरिटरीज थी, जैसे शुरू में जो चोलास हैं इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया, इस इलाके को कब्जा किया। और जब इन्होंने इस इलाके को कब्जा किया तो इस इलाके में इस इलाके के आसपास इनके दो राइवल्स थे, एक पंड्या थे, एक पल्लवा थे। पल्लवा नॉर्थ में थे, पंड्या साउथ में थे। धीरे धीरे उन्होंने इन पल्लवास और पंड्यास को भी हराया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चोला रूलर था वो था राजराज वन। ही वाज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। 985 में वो राजा बना और ज्यादातर इलाकों पे उसने अपना कंट्रोल फैलाया। ओके, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में बहुत अच्छा था राजराज वन का। राजराज का जो बेटा था राजेंद्र वन, वो उससे भी एक कदम आगे बढ़ के निकला। उसने गंगा वैली में कब्जा किया और भैया उसने एक नेवी डेवलप की जिससे उसने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को भी अपने निशाना बनाया, उसके ऊपर भी उसने अपना राज स्थापित किया। ये जो टेरिटरी दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इसमें नीचे देखिए जो बिल्कुल ही वॉयलेट या फिर डार्क ब्लू कलर कह लीजिए वो है चोला के सबऑर्डिनेट्स, और जो दूसरा कलर है हल्का वो है चोला की टेरिटरीज। तो आप देख सकते हो कि भैया इनका जो राज है वो तो यहाँ पे पूरा इंडोनेशिया तक चला गया है और साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनकी जो नेवी थी वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। ऑब्वियसली इन राज्य में जाके इन लोगों ने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को बैठा दिया, उन कंट्रीज के राजा को अपना सबऑर्डिनेट बना दिया और उनसे टैक्सेस लेने लगे, लेकिन राज इनका ही था, ठीक है, वर्चस्व इन्हीं का था। फिर बात की भैया की चोला के टाइम पे कौन कौन से भैया तगड़े टेम्पल्स और स्कल्पचर बनाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक सिटी थांजावुर में आपको ज्यादातर टेम्पल्स इन चोलास के द्वारा बनाए हुए मिलेंगे। एक और सिटी है गंगईकोंडा चोलापुरम। ये गंगईकोंडा चोलापुरम भी ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये देखिए ये रही थांजावुर के, आप नॉर्थ में चले जाइए तो यहाँ पे आपको गंगईकोंडा चोलापुरम मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे। तो राजराज और राजेंद्र ने, राजराज बाप था, राजेंद्र उसका बेटा था, दोनों ने यहाँ पे बहुत जबरदस्त टेम्पल्स बनवाए जिनको आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स कहा जाता है इंडिया का।
अब ये जो चोला के जो टेम्पल बने थे ना, बेसिकली केवल टेम्पल नहीं थे। टेम्पल का मतलब क्या होता है कि जहां लोग पूजा करते हैं। दीज टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स व्हिच ग्रू अराउंड देम। देयर वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। टेम्पल्स वर एंडोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल बाय अदर्स। देखिए क्या हुआ, टेम्पल्स के चारों तरफ भैया लोगों के रहने की जगहें सेट होने लगी। नॉर्मल अगर केसेस में क्या होता है कि एक टेम्पल बनता है, लोग उसमें पूजा करते हैं, घर लौट जाते हैं। इन टेम्पल्स को सेंटर में रख के इनके चारों तरफ रहने के घर बनाए जाने लगे। इन टेम्पल्स के चारों तरफ क्राफ्ट प्रोडक्शन के जो सेंटर्स थे वो बनने लगे। प्लस टेम्पल्स इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि रूलर्स इनके लिए लैंड देते थे, जो बड़े बड़े अमीर ट्रेडर्स हुआ करते थे वो उनके लिए लैंड देते थे, ठीक है। और आसपास जो भी इन टेम्पल्स के आसपास का खाली लैंड था जिसपे एग्रीकल्चर होता था, या फिर जो लैंड्स भी रूलर्स ने इन टेम्पल्स के मेंटेनेंस के लिए दिए थे, उससे आने वाला सारा पैसा उन स्पेशलिस्ट पे खत्म किया जाता था जो टेम्पल की मेंटेनेंस के साथ एसोसिएटेड थे। जैसे जब आप एक टेम्पल बनाओगे और इतने मतलब बड़े स्केल पे बनाओगे कि आसपास भाई पूरा का पूरा सेंटर डेवलप हो रहा है, तो वहां पे भाई बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि पादरी प्रीस्ट होंगे, गार्लैंड फूल वाले होंगे, कुक्स होंगे, स्वीपर होंगे, म्यूजिशियंस होंगे। इन टेम्पल्स में खाना बनता था तो भैया रोज 500-500 हजार लोगों का खाना बनता था। डांसर होंगे, तो इन सबको पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा कहां से आएगा? तो वो पैसा ऑब्वियस सी बात है कि जो लैंड चैरिटी में दिया गया इन टेम्पल्स के, उसके एग्रीकल्चरल रेवेन्यू से निकाला जाएगा। तो जैसा कि कहा गया, इन अदर वर्ड्स द टेम्पल्स में केवल पूजा नहीं होती थी, दे वर द हब, दे वर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ। तो आज की इकोनॉमिक, सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ, खासकर इंटरटेनमेंट की बात किया जाए तो लोग जाते हैं मॉल, मॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए। वहां पे क्या होता था कि भाई सोशल एस्पेक्ट, लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ये भी टेम्पल्स पूरा कर रहे हैं। कल्चरल एस्पेक्ट, तो कोई कल्चरल डांस ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, या कोई कल्चरल इवेंट हुआ, तो वो भी टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स या उसके पास होगा। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो पूरी की पूरे टेम्पल जहां पे बना हुआ है उसके आसपास क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर है, उसके आसपास बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं टेम्पल्स कितने इंपॉर्टेंट थे। गंगईकोंडा चोलापुरम में ये टेम्पल है, इसकी फोटो देखिए, जबरदस्त टेम्पल है। अगर आप जाएंगे तो इस तरीके की बहुत सारे टेम्पल्स आपको गंगईकोंडा चोलापुरम और थांजावुर में देखने को मिलते हैं। गर्मी बहुत पड़ती है तो बेटर रहेगा कि सर्दी के मौसम में जाए, जब भी जाए। अब आगे, अमंग द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। तो बहुत सारे क्राफ्ट्स इन टेम्पल्स के पास थे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था वो था इमेजेस बनाना, ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाना। और जो चोला एम्पायर में जो ब्रॉन्ज की इमेजेस बनी हैं, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें जो इमेजेस थी ज्यादातर भगवान की हुआ करती थी। कभी कभी इमेजेस उन डिवोटीज की भी थी जिन्होंने बहुत सारा पैसा दे रखा हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उस तरीके की डिवोटीज की भी कभी कभी इमेजेस बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर और इरिगेशन की बात की जाए तो भाई चोलास के समय पे एग्रीकल्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट और कह सकते हैं कि बहुत सारा काम हुआ। मैप 2 में देखिए, यहां पे आपको नजर आएगा कि जो कावेरी नदी है वो छोटे छोटे चैनल्स में बट के बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट हो रही। तो देखते हैं भाई ये चैनल्स तो दिखते ही हैं। इन चैनल्स को आप क्या बोलते हो? डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन चैनल्स के बारे में जानना है तो आप जाके मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखिए। यहां पे देखिए, मैं आपको रब करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे कावेरी नदी आ रही है और कावेरी नदी इधर बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो रही है। तो आप कह सकते हो कि चैनल्स में डिवाइड हो रही है। तो आपको मैंने पहले ही अपनी ज्योग्राफी की वीडियोस बना रखा है कि भाई एक रिवर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनती है, और जब वो ओशन में मिलने वाली होती है तो ज्यादातर केसेस में वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है। जब सुंदरबन डेल्टा बनते हैं तो वहां पे भी ऐसा होता है। अब ये जो चैनल्स होते हैं ये बहुत बड़े एरिया में बहते हैं, वहां पे फर्टाइल सॉइल जमा करते हैं, कभी कभी ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो इन चैनल्स के थ्रू एक बड़े एरिया में फर्टाइल सॉइल पहुंचता है, ठीक है, और सिल्ट पहुंचता है, पानी पहुंचता है, जिसके चलते एग्रीकल्चर के लिए अच्छे खासे रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन और बाकी क्रॉप्स का कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है। तो होता यह है कि इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की बंटने की वजह से जो कावेरी का पानी है वो बहुत बड़े इलाके में पहुंच जाता है, और बहुत बड़े इलाके में पहुंचने की वजह से कल्टीवेशन का जो एरिया है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जहां पे मैंग्रोव्स बनते हैं इंडिया में, बहुत सारी ऐसी जगहों पे पीछे की तरफ आपको बहुत सारी पैडी प्लांटेशन भी मिल जाएगी, राइस प्लांटेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि राइस में पानी बहुत लगता है। ये फिगर 4 देखिए, ये चोला का एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, बहुत अच्छे से बनाया गया। आगे देखते हैं। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. तो भैया एग्रीकल्चर तमिलनाडु में पहले भी था, 5वीं या 6ठी सेंचुरी के दौरान लार्ज स्केल कल्टीवेशन शुरू हुआ इस कावेरी के, ये जो चैनल वाला इलाका है, डिस्ट्रीब्यूटरीज वाला इलाका है। फिर
बहुत सारी जगहों पे भैया पेड़ों को काट के सफा कर दी गई जमीन। क्यों सफा कर दी गई? ताकि वहां पे लेवल जमीन बनाई जाए। लेवल जमीन में आसानी से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। लेवल जमीन में कैनाल्स खोदी जा सकती हैं। उन कैनाल्स के थ्रू नदियों से पानी को डाइवर्ट करके एग्रीकल्चर फील्ड तक लेके जाया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, ये फिफ्थ फिगर 5 में, 9th century sluice gate in Tamil Nadu. It regulated the outflow of water from a tank into the channels that irrigated the fields. A sluice gate is traditional wood or metal barrier which is commonly used to control water levels and flow rates in the river. तो अब ये मेटल बैरियर है, इसलिए ये अब सर्वाइव कर गया है। इसके पास में जो टैंक होता है उसकी ना बाउंड्रीज रह गई हैं, ना कैनाल्स की बाउंड्रीज रह गई हैं, सब कुछ हट गया है टाइम के साथ साथ। लेकिन चूंकि ये मेटल का बना हुआ था ये गेट, तो ये आज भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। तो इस समय पे आपको इस गेट की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। अगर ये पूरा पुराना सेटअप दिखता तो आपकी इस गेट की इंपॉर्टेंस समझ में आती। तो इस तरीके के बहुत सारे टैंक्स को, इन गेट्स को बना के पानी को कैनाल्स के थ्रू फील्ड्स तक लेके जाया जाता था। ज्यादातर एक साल में 2 क्रॉप्स को उगाया जाता था एक फील्ड में। ओके, और चूंकि बहुत जगहों पे उन नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता था, इसलिए कैनाल्स बनाना जरूरी हो गया था, ताकि एग्रीकल्चरल एरिया को फैलाने के लिए जहां पे पानी है वहां से पानी दूसरी जगह पे लेके जाया जा सके। इसलिए बहुत अलग अलग तरीके ढूंढे गए इरिगेशन करने के। तो उन तरीकों में भाई गड्ढे खोदे गए, गड्ढों के साथ साथ बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। और आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में टैंक कल्चर बहुत तगड़ा है। वहां पे टैंक्स बनाए जाते हैं जहां पे रेन वाटर को स्टोर किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में टैंक कल्चर नहीं, पर साउथ इंडिया में टैंक कल्चर बहुत है। और ये जो लेवल के इरिगेशन वर्क उस समय पे बन रहे थे, ये बैठे बैठे आइसोलेशन में नहीं बन सकते, इनके तगड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा लेबर, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक रूलर ही कर सकते हैं, वो रूलर जिसके पास पैसा हो खत्म करने के लिए, और वो रूलर जिसकी पकड़ हो लोगों के ऊपर। और जो रूलर हुआ करते थे उस टाइम पे, वो इसमें एक्टिव इंटरेस्ट भी लिया करते थे। और खासकर उस विलेजेस में जहां पे कंस्ट्रक्शन होता था, वहां के लोग भी इसमें पूरा आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते थे। रीजन बीइंग कि इन चीजों से होने से वहां के लोगों को ही फायदा था। आगे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर की। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे नोट्स आप बना लीजिए। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज था चोलास के टाइम पे। तो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स को कहा जाता था उर। ये अपने नोट्स में लिख लीजिए, जरूरी है। जैसे जैसे इरिगेशन एग्रीकल्चर में बढ़ा, वैसे वैसे जो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट है ये अमीर होते गए। क्योंकि इरिगेशन अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चर की फसल अच्छी हुई, एग्रीकल्चर की फसल अच्छी हुई तो फार्मर अमीर हो ही जाएगा। फिर ग्रुप्स ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। तो जो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स थे, ये एक ही विलेज में नहीं, बहुत सारे विलेजों में फैले हुए थे, तो इनको मिला के बोला और। अब ऐसे बहुत सारे विलेजेस को मिला दिया तो बड़े यूनिट्स बन गए, जिनको आपने बोला नाडू। इनको भी आप अपने नोट में लिख लीजिए। फिर द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो ये जो विलेज काउंसिल बनाया जाता था और साथ साथ ये जो नाडू होता था, जो बड़े विलेजेस बना के जो बड़ी यूनिट बनाई जाती थी, वो बहुत सारे और काम भी करता था। क्या काम होते थे वो? कि भाई अगर किसी के बीच में लड़ाई हो गई तो वहां पे बिचौलिया बनकर काम करना, जस्टिस दिलाना किसी पार्टी को अगर उसके साथ आप कह सकते हैं कि कुछ गलत हुआ है, और टैक्सेस को कलेक्ट करना। क्योंकि इन टैक्सेस का एक मेजर हिस्सा आपका ऊपर भी जाएगा, यानी सेंट्रलाइज लीडरशिप के पास जाएगा, कुछ काउंसिल के फंक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। फिर वेलला कास्ट थी एक। तो ये जो रिच पीजेंट्स थे, और यहाँ पे देखिए पीजेंट्स के आगे लगा है रिच। इस समय के फार्मर भी रिच हैं। ये कुछ ऐसे समय आए हैं जिस समय पे फार्मर्स रिच हुआ करे हैं इंडिया में। पहले तो इंडिया में फार्मर्स, हमेशा से इंडिया में फार्मर्स गरीब ही रहे हैं। चोलास के समय पे आप कह सकते हो कि कुछ रीजन के फार्मर्स रिच हो गए थे। ठीक है, तो रिच पीजेंट्स ऑफ द वेरला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो देख लीजिए यहाँ पे भी डिप्लोमेसी आ गई है भाई। ठीक, वेलला कास्ट है और इस कास्ट के कुछ रिच पीजेंट्स हैं। इनका नाडू की फंक्शनिंग के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है, क्योंकि सेंट्रल चोला गवर्नमेंट में इनकी पहचान है। फिर जो चोला किंग्स होते थे, ये जो इनके नीचे छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते थे ना, उनको समय समय पे कुछ टॉफी फेंकनी होती थी, कुछ बिस्कुट फेंकने होते थे। तो उसके लिए कभी कभी उन रिच लैंड ओनर्स को एक टाइटल दे दिया करते थे। तो क्या टाइटल देंगे? तो एक टाइटल था मूवेंद वेलन। इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। यानी एक ऐसा वेलन या एक ऐसा पीजेंट जो 3 किंग्स को सर्व कर रहा है। फिर एक नाम दिया गया अरियार चीफ। तो ये इस तरीके के नाम दिए जाते थे ताकि इन लोगों को भी लगे कि हाँ भाई, इनको सेंट्रलाइज लीडरशिप की तरफ से कुछ रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस दिया जा रहा है, उनको कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जा रही है। क्योंकि एक बार आपके पास पैसा आ जाता है तो पैसे से ज्यादा आपको पहचान मैटर करती है, और वो पहचान इनको इन फॉर्म में मिल रही थी। आगे बात करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ लैंड देख लेते हैं। चोला के इंस्क्रिप्शंस में बहुत अलग अलग तरीके के लैंड लिखे हुए हैं। तो एक लैंड है वेलन वगई। दिस इज लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रोप्राइटर्स।
ब्रह्मदेय जो कि ब्रह्मनास को गिफ्ट किया गया, शाल भोग लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, देवदना या तिरुनमत्तुकानी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, और पलीच चंदम लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन। सारे अपने नोट्स में लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया। ये ब्रह्मदेय तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्मदेय बहुत कॉमन हो गया है, ज्यादातर लोगों को ब्रह्मदेय पता है क्या होता है, तो बाकी चार भी आपको मालूम होने चाहिए। ओके, तो देखा आपको कि हमने जैसे कि चोला के जो राजा हैं वो ब्रह्मनास को बहुत सारे लैंड दे रहे हैं, तो जो लैंड दे रहे हैं इस प्रोसेस को बोला गया ब्रह्मदेय। कॉपर प्लेट्स पे इनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती थी। बहुत सारे ब्रह्म सेटलमेंट्स आ गए, आपके ब्रह्मना सेटलमेंट्स आ गए कावेरी वैली में। क्यों? क्योंकि जो चोला के रूलर्स थे भाई दिल खोल के लैंड को दान कर रहे थे, तो लैंड को दान कर रहे थे तो ब्रह्मनास के पास लैंड आते गए आते गए आते गए, तो इस कावेरी वैली डेल्टा में बहुत सारे ब्रह्मना सेटलमेंट्स आ गए। अब ये जो ब्रह्मदेय था, जो बड़ा इलाका था जो इनको दान में मिलता था राजा की तरफ से, इसको गवर्न कौन करता था? तो इसको गवर्न करती थी एक सभा, एक असेंबली, जिसमें बड़े बड़े ब्रह्मना लैंड होल्डर्स या जो एल्डर लोग होते थे वहां पे बैठ के काम करते थे। कहा जाता है कि ये असेंबलीज बहुत एफिशिएंटली काम करती थी, बहुत ढंग से यहाँ पे डिटेल डिस्कशंस हुआ करते थे, जो भी ये डिसीजंस लेते थे उसको अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखते थे। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले भी हैं जिनको हिस्टोरियंस ने डेसिफर किया है। कभी कभी ये स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स में भी लिखवाते थे जो भी इनकी एक्टिविटीज होती थी। यहाँ पे एक और चीज, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागरम ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन। ये पूरी लाइन लिख लीजिए अपने नोट्स में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया क्या कि एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को चोला के समय पे क्या कहा जाता था? नागरम कहा जाता था, और ये कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते थे। फिर कुछ इंस्क्रिप्शंस चोलास के मिले हैं, एक जगह है उत्तरा मेरूर, ये चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां पे जगह है, यहाँ से कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। यहाँ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि किस तरीके से ये सभाएं ऑर्गेनाइज होती थी इन ब्रह्मदेय की। फिर इस सभा में छोटी छोटी बहुत सारी कमिटियां हुआ करती थी, और ये कमिटियां देखती थी कि इरिगेशन के काम को कराना कैसे, तो कैसे गार्डन बनाने हैं, कैसे इस इलाके में टेम्पल बनाने हैं। फिर इन कम्युनिटियों के मेंबर कैसे बनेंगे, क्योंकि जो मेंबर इन कमिटी में होगा उस कमिटी की फंक्शनिंग में उस मेंबर का मेजर रोल होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर था। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. समझ गया? तो मतलब होगा क्या कि बहुत सारी कमेटी बनी हुई है, वो कमेटियों को अलग अलग काम दिया गया। तो कुछ कमेटी इरिगेशन देखेंगी, कुछ कमेटी देखेंगे टेम्पल्स कैसे बनेंगे, कुछ कमेटी देखेंगे गार्डन कैसे बनेंगे। अब उस कमेटी के कुछ मेंबर होंगे, अब जितने भी हो 2 3 4 मेंबर, वो मेंबर सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे। बट एलिजिबल लोग बहुत सारे हैं, तो जितने भी एलिजिबल लोग हुआ करते थे उनका नाम लिखते थे चिट्ठी पे, उसको एक पॉट में डालते थे, एक बच्चे से कहते थे भाई रैंडमली किसी का भी नाम निकालो, जिसका नाम होता था वो उस कमेटी का मेंबर बन जाता था। ये वोटिंग सारे मेंबर्स के लिए हुआ करती थी। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई एक पर्सन पहले मेंबर बन चुका है तो उसका नाम अगली बार नहीं डाला जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे सेटलमेंट्स उस समय पर हुआ करते होंगे, जो कि ब्रह्मदेय टू ब्रह्मदेय वेरी करते होंगे, क्योंकि उनके लोकल रूल्स क्या होंगे वो उन्होंने बनाए होंगे। क्यों? क्योंकि चोला अंपायर के राजा ने तो बोल दिया कि भाई ये इलाका तुम्हारा, तुमको जो करना हो करो, तो इनका जो मन कर रहा था वो ये कर रहे थे, हालांकि फिर भी बहुत एफिशिएंट थे। अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट की। तो हु कुड बी अ मेंबर ऑफ द सभा? तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में बता रखा है कि भैया मेंबर्स ऑफ द सभा बनने की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या थी, और इस एलिजिबिलिटी से आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्क्रिमिनेशन उस समय की सोसाइटी में था। देखिए, ऑल दोज हु विश टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। यानी कि ऐसा लैंड उनके पास हो जहां से लैंड रेवेन्यू जाता है भाई इस ब्रह्मदेय की सेंट्रल काउंसिल के पास। तो सीधी सीधी बात, उनके पास लैंड रेवेन्यू वाला लैंड होना चाहिए। तो कोई गरीब आदमी जिसके पास कोई लैंड नहीं है तो वो भैया इसका मेंबर नहीं बन सकता। फिर उनके पास अपने खुद के घर होने चाहिए। फिर 35 से 70 साल के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। वेद क्या उनको ज्ञान होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में वो वेल वर्स्ड होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए। अब ऑनेस्ट की क्या गारंटी है, क्या पैरामीटर्स थे, वो तो वही जानते होंगे। और लिखा हुआ है, if anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election. तो इस तरीके की भी चीजें थी। तो आप देख सकते हैं कि अब जैसे ये वाला पॉइंट है, anyone who has not submitted his accounts, जिसने अपने अकाउंट्स को सबमिट नहीं किया वो आपका कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये एक अच्छी चीज है। बट आप केवल उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहे हो जिनके पास लैंड रेवेन्यू वाला लैंड है, ये गलत चीज है, क्योंकि फिर टैलेंटेड लोग तो वहां आ ही नहीं पाएंगे। जिसके पास अपना खुद का घर है प्रॉपर वही रहेगा। तो भाई छोटी मोटी झाड़ झोपड़ियों में जो रहते हैं वो आ नहीं सकते। तो इस तरीके के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन उस समय पे भी प्रेजेंट थे। ओके,
फिर यहाँ पे while inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from Periya Puranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. तो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की लाइफ को जानने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इस पे अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। एक और छोटा सा फैक्टर है चाइना अंडर टैंग डायनेस्टी। तो इस फैक्ट को एक बार देख लेते हैं कि भाई चाइना में एक समय पे एक अंपायर था जिसका नाम था टैंग डायनेस्टी। लगभग 300 साल के लिए राज में रहा। 7वीं से 10th सेंचुरी के बीच में इसका कैपिटल था जियान। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज थी वहां की, जिसको तुर्की से, ईरान से, इंडिया से, जापान से, कोरिया से बहुत से लोग विजिट करने आते थे। टैग अंपायर को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था? तो एक ब्यूरोक्रेसी के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता था, जिसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था और एग्जाम के थ्रू उस ब्यूरोक्रेसी को इलेक्ट किया जाता था। और जो कोई भी उस एग्जाम में अपीयर होना चाहे उसको परमिशन थी उस एग्जाम में अपीयर होने की। अब देखिए खास बात क्या है यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशन यहाँ क्यों दी गई? आप देख रहे हैं कि चाइना में एक टैंग डायनेस्टी है जहां पे जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है वो एक एग्जाम को देके ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन सकता है। क्या चोला अंपायर में ऐसा कुछ था? क्या चोला अंपायर ने जो ब्रह्मदेय दिया था, जो लैंड दिया था ब्रह्मनास को, वहां पे कोई एग्जाम जैसी चीज थी? क्या वहां पे कोई इक्वल आप कह सकते हो कि ट्रीटमेंट था लोगों की तरफ? नहीं था। जो लोग ऊपर थे उन्होंने अपने बीच में एक सिस्टम बना रखा था अपने आप को इलेक्ट करने के लिए। एक छोटी सी स्टोरी और देख लेते हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदनूर वाज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलायास. Pulayas is a name that is used for a social group called outcasts by Brahmanas and Velalas, started with a small hut under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in menial occupations. In the threshold of the huts covered with strips of leather, little chickens moved about in groups. Dark children who were bracelets of black iron were prancing about carrying little puppies. देखिए क्या मतलब है इसका। अदरनूर नाम की एक जगह थी। अदरनूर नाम की जगह के बाहर उसके आउटर एरियाज में एक छोटी सी आप कह सकते हैं विलेज था या छोटा सा हैमलेट था जहां पे पुलायास नाम के लोग रहते थे। अब इन पुलायास को बोला जाता था आउटकास्ट। आउटकास्ट मतलब कि ये ब्राह्मण्स और वेदलास, वेदलास मैंने आपको बताया बहुत इन्फ्लुएंशियल कमिटीज थी, तो ये ब्राह्मण्स और वेदलास के साथ नहीं रह सकते, तो इनको बोला भैया गांव के बाहर जाके रहो, तो ये बाहर गांव जाके रह रहे हैं। तो वहां पे इनकी छोटी छोटी हट्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने थैचेस लगा रखे हैं। ज्यादातर यहाँ पे एग्रेरियन लेबर्स रहते हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं जाके शहरों में। शहर मतलब जहां पे ये ब्राह्मणाज और वेदलास रहते हैं। इनकी जो कुटियां हैं, जो इनकी हट्स हैं, झोपड़ियां हैं, वहां पे छोटे छोटे चिकन्स घूम रहे हैं ग्रुप्स में। काले काले बच्चे हैं जो कि ब्लैक आयरन का ब्रेसलेट्स पहन के घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि फ्रेंड्स ये एक दृश्य दिया गया है उन आउटकास्ट लोगों के घरों का जो कि अदनूर से बाहर रहते थे। तो आप समझ सकते हैं। फिर इन द शेड ऑफ द मुरुदा ट्रीज a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. There were mango trees from whose branches drums were hanging. And under the coconut plants in little hollows on the ground, tiny headed bitches lay after whelping. The red crested cocks crowed before dawn, calling the brownie plural to their day's work, and by day under the shade of the kanji tree spread the voice of the wavy haired Pulaya women singing as they were husking paddy. दूसरे में क्या दे रखा है कि भाई इस हैमलेट में बहुत सारे मुरुदू के पेड़ हैं। वो उस मुरुदू के पेड़ के नीचे एक फीमेल लेबर जो कि दिन भर काम करती है, उसने एक शीट ऑफ लेदर बिछाया और उस पर उसने अपने बच्चे को सुला दिया। फिर वो वहां पे बैठ के अपना काम करने लगी। जो पेड़ है, पेड़ की ब्रांचेस से बड़े बड़े ड्रम्स डमरू लटक रहे हैं। साथ साथ इनकी सुबह कैसे होती थी? तो भैया जो कहते हैं ना देसी मुर्गे, आज की डेट में तो व्हाइट वाले मुर्गे मिलते हैं, पोल्ट्री वाले, तो रेड क्रेस्टेड कॉक्स यानी कि जो रंग बिरंगे मुर्गे होते थे, सुबह ही भैया अपनी बांग से इन सबको उठा दिया करते थे। इन मुर्गों की बांग से इन पुलैयास लोगों का दिन का काम शुरू होता था। ओके, एंड बाय द डे अंडर द शेड ऑफ द कांजी ट्री स्प्रेड द वॉइस ऑफ द वेवी हेड पुलर। जब तक दिन खत्म होता था तब तक कांजी ट्री के नीचे ये जो पुलैया वुमेन थी वो गाना गाते गाते पैडी को हस्क करती रहती थी। राइस की क्रॉप में, मतलब एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में भी ये इन्वॉल्व थे। बहुत जगहों पे आप देखोगे कि इन आउटकास्ट को एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में काम करने की परमिशन नहीं है, बट यहाँ पे इन आउटकास्ट को एग्रीकल्चर में काम करने की भी परमिशन थी। तो ये एक छोटा सा सीन दिखाया गया है कि कैसे उस समय पे आउटकास्ट इन चोला के एम्पायर में जो ब्रह्मदेय होते थे वहां पे रहा करते थे। ये एक मेनियल कास्ट थी, तो ऑब्वियस सी बात है अदानूर टाउन के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, ये मेन सिटी में नहीं रह रहे हैं, और वहां पे किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे सामंत क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, टेम्पल, नाडू, सभा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ। थोड़ी लंबी हो गई है बट आपको होप पसंद आई होगी। तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि तभी यूट्यूब के एल्गोरिथम मेरे वीडियोस को प्रमोट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।